हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी के अंतर्गत एक जो टॉपिक है विकास, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और बहस एंड कार्य और चुनौतियाँ। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे विकास। तो मानव का जो विकास होता है वो अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारकों में दो प्रमुख कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। मतलब जो मनुष्य का विकास होता है वो कई सारे कारकों से होता है, लेकिन जो मेनली कारक होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो वंशानुक्रम और एक वातावरण। और इसमें भी वंशानुक्रम और वातावरण में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहस बनी रहती है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना होता है कि वंशानुक्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विकास के लिए, और कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि जो विकास होता है वो मनुष्य का विकास जीवन भर चलता है। मतलब हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। तो इस तरीके से जो मनुष्य का विकास है वो हमेशा चलता रहता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति में किसी नवीन क्षमता, आदत या आकृति का विकसित होने से हुआ परिवर्तन विकास कहलाता है। मतलब मनुष्य के अंदर कोई भी नवीन क्षमता, आदत या आकृति विकसित हुई है तो उससे जो भी परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। उसके बाद वृद्धि को समझ लेते हैं। तो वृद्धि जो है शारीरिक संरचना का विकास वृद्धि कहलाती है। मतलब जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे हम वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि वजन का बढ़ना, भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये सारी चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आएंगी। वृद्धि और विकास में अंतर भी समझ लेते हैं। तो वृद्धि और विकास, वृद्धि से मतलब होता है कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि इसका मापन किया जा सकता है, जबकि जो विकास है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मतलब मात्रात्मक होता है, इसे मापा जा सकता है, बट ये गुणात्मक ज़्यादा होता है। और वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि जो विकास का क्षेत्र है ये व्यापक होता है। वृद्धि मूर्त होती है और विकास अमूर्त होती है। मूर्त से मतलब कि वृद्धि को हम देख सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है, जबकि जो विकास है ये अमूर्त होता है, इसे महसूस किया जाता है। यानी कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जबकि विकास का आकलन किया जाता है। और वृद्धि के लिए दिशा निश्चित नहीं होती, जबकि जो विकास है वो निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। इसके बाद बात कर लेते हैं परिपक्वता की। तो किसी बालक की ऐसी स्थिति जब वह किसी एक क्रिया को करने के लिए सक्षम होता है वह परिपक्वता कहलाता है। कहने से मतलब ऐसे है कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो वह तुरंत ही चलना नहीं सीखता, क्योंकि उसके जो पैर हैं अभी चलने के लिए परिपक्व नहीं हैं। तो जब उसके पैर परिपक्वता प्राप्त कर लेंगे तो वह चलना सीख जाएगा, तो तब हम उसे कहेंगे कि वह चलने के लिए परिपक्व हो गया है। तो यही चीज़ है कि कोई मतलब किसी भी बालक की ऐसी स्थिति जब वह किसी एक क्रिया को करने के लिए सक्षम हो जाता है तो वह स्थिति उस क्रिया के लिए मतलब उसकी परिपक्वता कहलाती है। उसके बाद वंशानुक्रम और वातावरण, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि वंशानुक्रम और जो वातावरण है यही मेन दो कारक हैं मनुष्य के विकास में जो भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर वंशानुक्रम से मतलब होता है प्रकृति और वातावरण से मतलब होता है पोषण। तो विकास के क्षेत्र में वंशानुक्रम और वातावरण काफ़ी विवाद का क्षेत्र है। कुछ मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं तथा कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को। तो ये काफ़ी विवाद रहता है। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और लास्ट में ये भी समझेंगे कि किसका ज़्यादा महत्व है। तो जैसे कि गाल्टन का मानना है कि व्यक्ति के जीवन पर उन्हीं गुणों का प्रभाव होता है जो वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं। मतलब गाल्टन जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना ये है कि व्यक्ति के जीवन पर वो गुण ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं जो उन्हें वंशानुक्रम द्वारा मिलते हैं। जबकि जो वाटसन है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने माना है कि वातावरण का ज़्यादा रोल होता है। उन्होंने एक कथन भी कहा है कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे वकील, डॉक्टर, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि वातावरण जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें कोई भी शिशु दे दो, छोटा बालक, उसे मैं जो भी चाहूँ वो बना सकता हूँ। मतलब उसको जैसा मैं वातावरण दूंगा वैसा वह बन जाएगा। तो ये वातावरण को महत्व देते हैं, जबकि जो गाल्टन है ये वंशानुक्रम को महत्व देते हैं।
वंशानुक्रम के कुछ नियम है, इन्हें भी समझ लेते हैं। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। समानता से मतलब है कि समान समान को जन्म देता है। जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य अपने जैसे ही न्यू प्राणी को जन्म देगा। जो जानवर होते हैं वो अपने जैसे एक नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। इसी तरीके से मतलब समान समान को जन्म देता है। और विभिन्नता से मतलब होता है कि समान को तो जन्म देता है, बट विभिन्नताएं भी उनमें हो सकती हैं। मतलब जैसे बच्चे होते हैं तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल अपने माता पिता के जैसे ही, उनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं। और प्रत्यागमन का मतलब है कि जो संतानें हैं वो विपरीत गुणों वाली भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें हो सकता है कि मंद बुद्धि हों। तो ये होता है प्रत्यागमन का नियम, यानी कि विपरीत गुणों वाली भी संतानें हो सकती हैं। उसके बाद आगे समझेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत, जैव सांख्यिकी सिद्धांत, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत और विकासवाद का सिद्धांत या फिर उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। तो जो जैव सांख्यिकी का सिद्धांत ये दिया है गाल्टन ने, और गाल्टन का कहना था कि बच्चों को जो भी गुण मिलते हैं वो उनके पूर्वजों से मिलते हैं, मतलब माता पिता से मिलते हैं 1/2 गुण, और उनके दादा दादी से 1/4। इसके अलावा नाना नानी परदादा परदादी से मिलते हैं 1/8, और शेष जो 1/16 गुण होते हैं वो बाकी के पूर्वजों से मिलते हैं। ये कहा था गाल्टन ने। तो गाल्टन ने दिया था जैव सांख्यिकी का नियम। और बीज कोष की निरंतरता से मतलब है ये नियम दिया था बीजमैन ने। और इनका कहने का मतलब था कि जो बीज कोष होता है वो अगली पीढ़ी पर निरंतर बना रहता है, उसी के हिसाब से वंशानुक्रम में गुण हस्तांतरित होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत। इन्होंने अपना प्रयोग मटर पर किया था, और इन्होंने पहली बार छोटी और बड़ी 2 प्रकार की मटर को मिला करके बोया था, और उसके बाद जो मटर उत्पन्न होती है वो सारी मटर वर्णशंकर प्रजाति की थी। और इन्होंने अगली बार फिर से उन्हीं मटर को बोया जो वर्णशंकर वाली मटर इन्हें मिली थी, उनको बोया। और उनके बाद जो फिर से मटर उत्पन्न होती है वो उसमें से कुछ विशुद्ध मटर थी और कुछ वर्णशंकर, दोनों टाइप की मटर उत्पन्न होती है। इसके बाद इन्होंने बार बार वर्णशंकर वाली मटर को बोया, और अंत में ऐसी मटर उत्पन्न होती हैं जो सारी की सारी शुद्ध मटर होती हैं। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो भी मतलब वंशानुक्रम में जो भी गुण ज़्यादा प्रभावी होते हैं वो ही अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। और उसके बाद विकासवाद का सिद्धांत या फिर उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत ये दिया है लैमार्क ने। और लैमार्क का कहना था कि पर्यावरण में जैसे जैसे मतलब कोई भी जीव अपने शारीरिक गुणों में परिवर्तन कर लेता है तो वो अगले पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं। मतलब इन्होंने भी वातावरण को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना था। इन्होंने एक जिराफ का उदाहरण भी दिया था। कहा था कि जैसे पहले जो जिराफ की गर्दन है वो छोटी होती थी घोड़े के जैसी, लेकिन बाद में जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली और जिराफ ने अपनी गर्दन को पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने के लिए बढ़ाया तो वो धीरे धीरे थोड़ी बड़ी होती चली गई, और उसका प्रभाव उसके जीन्स पर पड़ा और वह गुण अगले पीढ़ी में हस्तांतरित हो गए, और अब जो है वो जिराफ की गर्दन लंबी होने लगी है। तो ये दिया था सिद्धांत लैमार्क ने। उसके बाद समझ लेते हैं वातावरण को। तो वातावरण की अगर बात करें तो वातावरण के अंतर्गत मानव जीवन तथा उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक आते हैं। मतलब मनुष्य के जीवन को जो भी कारक बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं वो सभी वातावरण के अंतर्गत आते हैं। हेवार्ड के अनुसार मनुष्य वंशानुक्रम से जो गुण प्राप्त करता है वे परिवर्तनशील होते हैं, उनमें वातावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि जो मनुष्य को जो कुछ भी गुण वंशानुक्रम से मिले हैं उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है उपयुक्त वातावरण देकर। मतलब जैसा हम उसे वातावरण देंगे तो उसके जो कुछ भी वंशानुक्रम गुण हैं उसे भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद आगे समझ लेते हैं बालक के विकास पर वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव। तो बालक के विकास पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे पड़ता है। सबसे पहले शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो शारीरिक लक्षणों पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले वंशानुक्रम की अगर बात करें तो वंशानुक्रम का प्रभाव जो है शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है, क्योंकि
वंशानुक्रम के हिसाब से ही व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, आँखों का रंग और बालों का रंग, ये सारी चीज़ें वंशानुक्रम के हिसाब से होती हैं। इसके अलावा अगर वातावरण को देखें कि वातावरण से किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा शारीरिक लक्षणों पर, तो वातावरण से मतलब होता है कि एक मनोवैज्ञानिक है फ्रांज बॉन्स, उन्होंने एक प्रयोग किया था और उन्होंने ये सिद्ध किया था कि मतलब कोई भी प्रजाति, किसी भी प्रजाति के लोग यदि दूसरी जलवायु में जाकर रहने लगते हैं तो कई पीढ़ियों के बाद उनमें उनके जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरीके से वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। चरित्र पर प्रभाव, तो चरित्र पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। मतलब वंशानुक्रम से मतलब है कि जैसे जैसे माता पिता या पूर्वजों के गुण रहे होते हैं, चरित्र रहा होता है, उसी तरीके से अगली पीढ़ी में बच्चों का भी चरित्र होता है। और वातावरण से मतलब है कि उसको परिवर्तित भी किया जा सकता है उचित वातावरण दे करके, मतलब जैसा वातावरण देंगे उसका चरित्र उसी हिसाब से विकसित हो जाएगा। सामाजिक विकास का प्रभाव, इसका भी वही मतलब है कि जो जिस मतलब घर परिवार में जैसा उसका सामाजिक माहौल होता है उसी तरीके से उसका सामाजिक विकास होता है। इसके अलावा उसे भी परिवर्तित किया जा सकता है उचित वातावरण दे करके। और मानसिक विकास का प्रभाव, इसमें भी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। जो मानसिक क्षमताएं होती हैं वो वंशानुक्रम के हिसाब से होती हैं, लेकिन अगर उन्हें उचित वातावरण मिल जाए तो वो और अधिक विकसित होती हैं। यानी कि अगर मानसिक क्षमता जन्म से अच्छी भी है तब भी अगर उसे अच्छा वातावरण या उचित वातावरण उसकी मानसिक क्षमताओं के हिसाब से नहीं मिला तो वो विकसित नहीं हो पाती। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही महत्व है। उसके बाद संवेगात्मक विकास का प्रभाव भी पड़ता है दोनों ही चीज़ों का। बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है और विभिन्न योग्यताओं के विकास पर भी इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व को समझ लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने बताया है, मतलब इनका एक कथन है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक ही उतनी आवश्यकता है जितनी कि दूसरी की। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इन सभी चीज़ों पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों चीज़ों का प्रभाव रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीवन की प्रत्येक घटना है दोनों का ही परिणाम होता है। मतलब किसी भी निश्चित परिणाम के लिए जितना एक ज़रूरी है उतना ही दूसरा भी ज़रूरी है। मतलब हम किसी भी परिणाम, जो भी परिणाम हमें मिला है उसके लिए हम किसी एक को, मतलब उसके लिए किसी एक को हम जिम्मेदार नहीं मानेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा वंशानुक्रम के कारण है, या फिर हम ये भी नहीं कहेंगे कि ऐसा सिर्फ वातावरण के ही कारण है। मतलब वो दोनों का ही परिणाम होता है। तो ये पूरा वातावरण और वंशानुक्रम को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि जो वातावरण और वंशानुक्रम है ये अपृथक हैं, यानी कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। और वातावरण व वंशानुक्रम व वातावरण का परस्पर सहयोगी प्रभाव, यानी कि दोनों का ही सहयोगी प्रभाव होता है। इसके अलावा वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही समान महत्व है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि वातावरण ज़्यादा है या वंशानुक्रम ज़्यादा है। मतलब ना एक कम ना दूसरा ज़्यादा, दोनों का ही समान महत्व है। और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभावों में अंतर करना संभव नहीं है, यानी कि इसमें अंतर नहीं किया जा सकता। दोनों ही प्रभावी होते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आगे शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व, मतलब हमें एक शिक्षक को वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में क्यों जानना आवश्यक है इसको भी समझ लेते हैं। बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा के लिए, मतलब एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे के वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में जानकारी रखे, ताकि उसके जो मानसिक स्तर है बालकों का उसके अनुसार वह उसे शिक्षा उपलब्ध करवा सके। इसके अलावा बालकों की आवश्यकताओं को भी पता लगता है इससे। वंशानुक्रम और वातावरण का जो मतलब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी बच्चे का, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं से मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी, क्योंकि सभी बालक अपने आप में भिन्न होते हैं। तो उनकी जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं, मतलब उनको किस तरीके से सिखाने की ज़रूरत है, इसको जानने में मदद मिलती है। उसके बाद बालकों के व्यवहार का परिवर्तन करने के लिए, मतलब कोई भी बालक है तो उसका मान लो कि ऐसा व्यवहार है, अवांछनीय व्यवहार है, या फिर वह ऐसे कार्य करता है जो असामाजिक हैं, तो उनको हमें ऐसा वातावरण देना है ताकि मतलब उनके व्यवहार में सुधार लाया जा सके, यानी कि उनका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन किया जा सके। और शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन हेतु, तो इससे मतलब ये है कि अगर हम बच्चे को समझ लेंगे
तब हम उसे शैक्षिक या व्यावसायिक निर्देशन, जो कुछ भी उसके लिए उचित है उस हिसाब से उसे निर्देशन देंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं बालकों को मनोग्रंथियों से बचाने के लिए। मनोग्रंथियों से मतलब है कि जो बालक हैं उन्हें हमें भावनात्मक रूप से ठेस नहीं पहुंचानी है। मतलब यदि एक शिक्षक को वंशानुक्रम और वातावरण का अच्छे से ज्ञान होगा तो वह बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वंशानुक्रम के नियम होते हैं समानता का नियम और विभिन्नता का नियम, इसके अलावा प्रत्यागमन का नियम। तो अगर एक शिक्षक मान लो किसी बच्चे से ऐसा बोल देता है कि तुम्हारे माता पिता तो बहुत बुद्धिमान हैं, तुम बहुत मूर्ख हो, तो इसका जो प्रभाव है वो बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ेगा। तो यदि एक शिक्षक को वंशानुक्रम का ज्ञान है, यानी कि जो संतानें हैं वो विपरीत गुणों वाली भी हो सकती हैं, तो एक शिक्षक ऐसा नहीं बोलेगा। तो हमें बालकों को मनोग्रंथियों से बचाने के लिए भी वंशानुक्रम का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि वंशानुक्रम तथा वातावरण क्यों जरूरी है शिक्षा के लिए, तो हमें इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम बालकों को अच्छे से समझ सकें। और उसके अलावा भाषा विकास के लिए, तो भाषा विकास के लिए भी ज़रूरी है वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान होना एक शिक्षक को, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे का भाषाई विकास अच्छा नहीं है तो हम उसे उचित वातावरण देंगे और उसका जो भाषाई विकास है वो अच्छे से करेंगे। तो शिक्षा के लिए इसलिए ज़रूरी है एक शिक्षक को पता होना चाहिए ताकि वह बालक को अच्छे से चीज़ों को समझा सके, बालक को अच्छे से समझ सके और उसका अच्छे से विकास कर सके। उसके बाद समझ लेते हैं विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है वो निरंतर चलता है, यानी कि विकास में निरंतरता पाई जाती है। वैयक्तिक भिन्नता से मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न होते हैं, कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं हो सकते। तो ये होता है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है वो निश्चित दिशा में चलता है, यानी कि विकास की दिशा निश्चित होती है। और क्रमबद्धता का सिद्धांत से मतलब है कि विकास क्रम में होता है। कहने का मतलब ये है कि जो विकास होता है वो क्रमिक रूप से होता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले बाल्यावस्था आए बाद में शैशवावस्था आए। तो विकास जो है वो एक क्रम से ही होता है, पहले शैशवावस्था आएगी बाद में बाल्यावस्था। उसके बाद देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण से मतलब है कि जब एक छोटा बालक होता है तो वो चीज़ों को पकड़ने के लिए ऐसे अपने दोनों पूरे हाथों का प्रयोग करता है। मतलब अगर आप उसे एक पेन दे रहे हो तो भी वह मतलब उसमें एकीकरणता नहीं होती, यानी कि वह उसको उंगलियों से नहीं पकड़ता, वह ऐसे दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। बाद में धीरे धीरे उसमें एकीकरण आता है, तब वह उंगलियों के सहारे पेन को पकड़ना सीखता है। उसके बाद वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। तो वर्तुलाकार से मतलब है कि जो विकास होता है वो वर्तुलाकार चलता है, मतलब जैसे अगर उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो उसी के साथ किसी दूसरे क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। तो इस तरीके से जो विकास होता है वो वर्तुलाकार चलता है। भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत से मतलब है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि पूर्व रूप से कथन किया जा सकता है, क्योंकि जो विकास होता है उसका क्रम निश्चित होता है, इसलिए विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब जो छोटा बालक है उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसका विकास है वो भविष्य में कैसा होगा। उसके बाद समझते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान से मतलब होता है कि जो विकास है उसका प्रतिमान समान ही रहता है सभी जगह पर, यानी कि जैसे जो विकास होगा पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था आएगी, तो विकास इसी रूप में होता है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश में किसी दूसरे तरीके से विकास होगा। तो जो विकास का प्रतिमान है वो समान रहता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि विकास जो है वो आपस में परस्पर संबंधित होता है, उसके जो भी सामाजिक विकास हैं, संवेगात्मक, मानसिक, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसके अलावा जो विकास है वो परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है, यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए परिपक्व होंगे तभी आप सीख पाएंगे, और जब आप सीखेंगे तभी आपका विकास होगा। तो जो विकास होता है वो परिपक्वता और सीखने का उत्पाद होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक मान लो एक छोटा बालक है तो वह जन्म से ही बोलना नहीं सीखता, क्योंकि जो उसके अंग हैं वो अभी परिपक्व नहीं है बोलने वाले। तो जब वह बोलने के लिए परिपक्व हो जाएगा तभी वह बोलना सीख पाएगा। उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, केवल आनुवांशिकता का नहीं होता, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव व्यक्तित्व का परिणाम होता है ये आनुवांशिकता और
आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की ही अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रकृति से मतलब होता है वंशानुक्रम। तो यहाँ पर जो प्रकृति का अभिप्राय है वो वंशानुक्रम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति नहीं होगा, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिलताएं ये भी नहीं होगा, हमारे आसपास का वातावरण ये भी नहीं होगा। यानी कि जो जैविक विशिष्टताएं हैं या फिर जो उसे वंशानुक्रम सूचनाएं यानी कि जो भी वंशानुक्रमिक गुण मिले हैं वो प्रकृति कहलाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि जो विकास है वो केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, या फिर विकास जो है वो छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत होता है ये होता है कि विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि एक बच्चा जो होता है वो सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद धड़ को, यानी कि पहले सिर को संभालता है, फिर वह धड़ को संभालना सीखता है, यानी कि वह बैठना सीखता है, और सबसे लास्ट में उसके जो पैर हैं वो अच्छे से विकसित होते हैं तो वह सबसे लास्ट में चलना सीखता है। तो इस तरीके से जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।